चलिए अगला हमारा टॉपिक है वर्षण। क्या नाम है? वर्षण। पीछे की क्लास में, अगर कल वाला क्लास आपने देखा हो, तो हमने आर्द्रता पढ़ी थी, संघनन पढ़ा था, ठीक है, आर्द्रता पढ़ा था और संघनन पढ़ा था। इसके बाद एडियाबैटिक लेफ्ट रेट पढ़ा था हमने। अब उसके बाद प्रेसिपिटेशन पढ़ने जा रहे हैं। अब इन सब चीजों का अपने में क्या है? लिंक है। इन सब चीजों का अपने में क्या है? लिंक है। ये चीजें एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई हैं। संघनन जब मैंने आपको बताया था, तो संघनन में मैंने आपको यह बताया था कि एटमॉस्फेयर में कहीं भी किसी भी ऊंचाई पे बहुत सारे जलवाष्प मौजूद हैं। जो हवा है, हवा के बीच में जो गैसेज हैं, उन गैसों के बीच में जो मॉलिक्यूलर स्पेस है, उसमें क्या मौजूद है? जलवाष्प। कल बताया था। अब यह यहीं पे है और यहाँ पे क्या हो जाए? ठंडी हो जाए। ठंडी हो जाए मतलब अपना रूप बदल ले। जलवाष्प से किस में बदल जाए? द्रव में। या जलवाष्प से सीधा किस में बदल जाए? बर्फ में। तो उसको हम क्या बोल रहे थे? संघनन। अब ध्यान से सुनो, यह हवा नीचे भी हो सकती है सतह के करीब, सतह के ऊपर भी हो सकती है। संघनन कहीं भी हो सकता है। क्लियर है? तो संघनन केवल क्या है? अवस्था का परिवर्तन है। याद रखो, मैं अभी प्रेसिपिटेशन पे आ रहा हूं। संघनन क्या है? अवस्था का परिवर्तन है। चेंज ऑफ स्टेट। मतलब जलवाष्प से किसमें बदलना? द्रव या जल में बदलना। जलवाष्प किसमें? बर्फ में बदलना, डायरेक्ट ठोस में बदलना। यह क्या हो रहा है? अवस्था का परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही यह घटना घटेगी, जैसे ही यह घटना घटेगी, ठीक, और बड़े लेवल पे होने लगी। पहले मानो कि एक जल की बूंद बनी, द्रव बन रहा है ना। एक वाटर वेपर मान लो, एक मॉलिक्यूल जो वाटर वेपर का है, वह संघनित हुआ और वह किसमें बदल गया? जल में। दूसरा वाटर वेपर संघनित होकर किसमें बदल गया? जल में। तीसरा किसमें बदल गया? जल में। और यह एक दूसरे से क्या करेंगे? फिर मिलके एक बड़ा बूंद बना लेंगे। मिलके क्या करेंगे? एक बड़ा बूंद बना लेंगे या बड़ा बर्फ भी बना सकते हैं। समझे बात को? या तो बड़ा जल का बूंद बना लेंगे या बड़ा बर्फ। और ग्रेविटी के कारण कहां आ जाएंगे? नीचे। उसको हम बोलते हैं वर्षण या प्रेसिपिटेशन। मतलब संघनन के बाद क्या होता है? वर्षण होता है। कंडेंसेशन के बाद कौन सी घटना होती है? प्रेसिपिटेशन की। इसमें जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं या छोटे छोटे बर्फ के जो कण हैं, एक दूसरे से मिलकर अपना साइज बड़ा करते हैं और नीचे गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं, तो हमें बरसात के रूप में दिखाई देते हैं। क्लियर है? अभी मैंने केवल परिभाषा बताया है कि हम कहते क्या है, कि प्रेसिपिटेशन होता क्या है। लेकिन प्रेसिपिटेशन का पूरा एक प्रोसेस है, कई प्रकार है, इसको हम धीरे धीरे करके अभी पढ़ेंगे। मैंने हर बार बोला है कि जब मैं बोलूं तो आपको बोर्ड पे नहीं देखना है, जब मैं बोर्ड पे दिखाऊं तो बोर्ड पे देखना है और मुझे सुनना है। क्या लिखा है छोड़ दो, वो तो नोट्स में सेम टू सेम लिख के मैंने दिया है आप लोगों को। क्यों दिमाग लगाते हो? समझे ना बात को? मैंने पीपीटी का यह प्रॉब्लम बताया था ना, कि मैं बोल रहा हूं आप इधर पढ़ रहे हो, तब तो किताब पढ़ रहे हो, आप पढ़ क्लास थोड़ी कर रहे हो। तो पीपीटी पे ध्यान मत दो आप लोग। वह पीपीटी मेरे लिए है कि मैं अपने लेक्चर को इसकी सहायता से आसान बना सकूं, यह आपके लिए नहीं है। आप लोग यहां मेरे लिए आए हो, इस बात को समझो। आप पीपीटी के लिए नहीं आए हो कि सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो मैं सीखूंगा। समझे बात को? यह भी देखो एक टेक्निकल चीज है, मैं गलत कह रहा हूं? पीपीटी मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। जहां आपके लिए होगा मैं बताऊंगा कि आपके लिए है।
ठीक, चलो आगे। अब इसी में अगर ध्यान से देखो तो जल चक्र के बारे में कल मैंने बात किया था शॉर्ट में, ठीक है। मतलब मैंने पढ़ाया तो नहीं था, लेकिन बातों बातों में ये बोला था कि बरसात होती है तो सारी बरसात की पानी कहाँ चली जाती है, नदी नालों से समुद्र में चली जाती है। फिर समुद्र में क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। अब मैं देखो इसी को लिख रहा हूं, मुझे प्रेसिपिटेशन बताना है, ठीक है, लेकिन उसी में जल चक्र इनडायरेक्टली शामिल हो जाएगा। चलो देखो, कोई वाटर बॉडी है जैसे तालाब या ओशियन या महासागर, समझे बात को। इसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है, ठीक। तो यह किस में बदल जाता है, जलवाष्प में। इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो, ये बात समझ में आई, ठीक। अब यह जलवाष्प में या वाटर वेपर में बदल गया। अब यह वाटर वेपर क्या करेगा, अप ड्राफ्ट होगा, कहां होगा, ऊपर उठेगा। क्या होगा, ऊपर उठेगा। यही वाटर वेपर जब ऊपर उठेगा तो इसकी क्या होगी, एडियाबेटिक कूलिंग होगी। क्या होगी, या रुद्धोष्म, ऊपर जाने पे क्या होगा, ठंडा होगा, ठीक है। तो रुद्धोष्म शीतलन, एडियाबेटिक कूलिंग, इंग्लिश वाले एडियाबेटिक कूलिंग, समझे बात को। ऊपर जाने पे जलवाष्प ठंडा होगा, और जब ठंडा होगा तो यहां पे किसकी क्रिया होगी, संघनन या कंडेंसेशन की क्या होगी, क्रिया होगी। अब जब संघनन की क्रिया होगी तो इसी बीच संघनन की क्रिया के बाद थोड़ा ऊपर जैसे ही चालू हुआ और आरएच कितना पहुंचा, 100%। आरएच 100% के बाद संघनन की क्रिया होगी। इसके बाद लेटेंट हीट क्या होगा, रिलीज होगा। इसके बाद क्या होगा, गुप्त उष्मा निर्मुक्त होगी या रिलीज होगी। गुप्त उष्मा क्या हो जाएगी, निर्मुक्त होगी। फिर यह और तेजी से ऊपर उठेगा। यहां पे इतना कॉन्सेप्ट याद रखोगे, ठीक है, चाहे तो लिख सकते हो। फिर अपड्राफ्ट क्या होगा, और तेज हो जाएगा। हवा का ऊपर उठना क्या हो जाएगा, और तेज हो जाएगा जैसे ही लेटेंट हीट रिलीज होगा, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अब मतलब संघनन के साथ ही ये चीज हो रही है, मतलब संघनन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। और कंडेंसेशन के दौरान क्या निकल रहा है, लेटेंट हीट निकल रहा है। तो लेटेंट हीट और ऊपर तो जलवाष्प को ले जा रही है या वायु को ऊपर ले जा रही है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, यह क्रिया चली रही है। अब संघनन के बाद एक दूसरे से मिल के ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, बड़े होंगे, बनेंगे, जो जल की बूंदे हैं। अब संघनन होगा तो जलवाष्प किस में चेंज होगा, जल या बर्फ में, ठीक। और यह जल और बर्फ मिलके फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगी, जी के कारण क्या होंगे, नीचे आएंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्षण। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्ड प्रेसिपिटेशन या वर्षण। अब फिर यह जो वर्षण हुआ है यह फिर तालाब या महासागर में चला जाएगा और यह क्रिया पूरी चलने लगेगी। यह चीज तो मैं शायद 3 दिन से पढ़ा रहा हूं, 2 दिन से, कल से तो पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन एक जगह सीक्वेंस में लाने की जरूरत थी, वो मैंने ला दिया। यह क्या है, पूरा वर्षण की प्रक्रिया। यह क्या है,
वर्षण की प्रक्रिया। अब इसी को तुम कह सकते हो जल चक्र या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, क्योंकि जल चक्र में भी ये सारी घटनाएं तो होंगी ही ना। क्लियर है? कोई डाउट? बढ़ाएगा और ऊपर तेजी से भागेगा, मैं भी पढ़ाऊंगा। तो ऊपर जाने पे ठंडा होगा, अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अभी वेट करो, इस सवाल का जवाब मैं आगे देने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। यह एक सिंपल मेथड है, यह बरसात होने का एक सिंपल मेथड है, सामान्य मेथड, जिसको सब लोग जानते हैं। समझे बात को? अब मैं दो थ्योरी पढ़ाऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में, उन दो थ्योरी में आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, आगे चले। ठीक। अब देखो, एक प्रोसेस मैंने वो बता दिया कि वर्षण की प्रक्रिया क्या है, लेकिन ज्योग्राफी में दो थ्योरी है। ज्योग्राफी में क्या है? दो थ्योरी है जो यह बताती है कि बरसात कैसे होता है। पहला थ्योरी है कोलेजन से, कोलेजेंस, कोलाइड एंड कोलेजेंस, संघट्ट संलयन, कोलाइड एंड कोलेजेंस थ्योरी। आपके नोट्स में दिया है ना, फिर भी आप समझो, जिसको शॉर्ट में लिखना हो लिख लो। बरसात की प्रक्रिया के वर्षण प्रक्रिया से संबंधित सिद्धांत कितने हैं? दो। पहला है कोलाइड एंड कोलेजेंस थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं संघट्ट संलयन सिद्धांत। यह आपके एनसीईआरटी में शायद नहीं है, ठीक है, लेकिन यूपीएससी के जो अदर एग्जाम होते हैं उसमें इसका नाम आ चुका है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। समझे बात को? अदरवाइज उसके आने से पहले यह टॉपिक नहीं पढ़ाई जाती थी। तो एनसीईआरटी के बाहर की चीजें और यूपीएससी ने पूछ लिया तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है। पहला क्या? संघट्ट संलयन सिद्धांत। इसको दिया था बोवेन ने, इसको दिया था बोवेन ने। ठीक। और बाद में एक और विद्वान इससे जुड़े थे जिसको हम लॉन्गम्यूर बोलते हैं, लॉन्गमूर। मतलब बोवेन और लॉन्गम्यूर ने क्या दिया था? संघट्ट संलयन सिद्धांत। ठीक। यह जो संघट्ट संलयन सिद्धांत है, यह ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया में या उष्ण कटिबंध में बरसात की प्रोसेस को बताता है। वर्षण ट्रॉपिकल एरिया में कैसे होगा उसको कौन बताता है? संघट्ट संलयन सिद्धांत या कोलाइड एंड कोलेजेंस थ्योरी। अब क्या होता है अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। समझ गए बात को? दूसरा थ्योरी है बर्गरान का, जिसको बर्गरान प्रोसेस भी बोलते हैं, बर्गरान का आइस क्रिस्टल थ्योरी। आइस क्रिस्टल थ्योरी, या इसको हम बोलते हैं हिमकण सिद्धांत। इसको हम बोलते हैं हिमकण सिद्धांत। अब ध्यान से सुनो, यह बता रहा है कि उष्ण कटिबंध में कैसे बरसात होती है। जो बोल रहा हूं वही सुनना, पढ़ने मत लगना। उष्ण कटिबंध में बरसात कैसे होता है, और यह बताता है कि ध्रुवीय क्षेत्र या पोलर रीजन में और मध्य अक्षांशों में बरसात कैसे होता है। ध्रुवीय क्षेत्र और मध्य अक्षांशों में याद करने का देखो सिंपल तरीका। बर्फ क्या ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा?
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बर्फ मिल सकता है? नहीं ना। तो मतलब उष्णकटिबंध में ये वाला थ्योरी नहीं होगा, बाकी दो जगहों पे होगा। कहां पे? पोलर एरिया और मिड लैटिट्यूड में। यह जो सिद्धांत आइस क्रिस्टल कहां की बरसात को बताता है? ठीक है, चलो मैं विजुलाइज भी करा देता हूं। देखो, यहां पे कौन सा होगा? कोलाइड एंड कोलेजेंस, ठीक है, या संघट्ट संलयन, ठीक। और इस एरिया में कौन सा होगा? आइस क्रिस्टल। इस एरिया में कौन सा होगा? आइस क्रिस्टल। समझ गया बात को? या मिड लेटीट्यूड और पोलर एरिया है, या मिड लेटीट्यूड और पोलर एरिया, या मिड लेटीट्यूड और पोलर एरिया। समझ गया ना बात को? अब देखो, मैं अगर पूरा नहीं लिख रहा हूं तो मुझे दिक्कत हो रही है समझने में, तो पूरा लिख लेना कि आइस क्रिस्टल थ्योरी, संघट्ट संलयन सिद्धांत, एकदम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, संघट्ट संलयन सिद्धांत के बारे में। पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? संघट्ट संलयन सिद्धांत के बारे में। अब इसको समझो। इसमें यह माना गया कि यह पृथ्वी की सतह है, अर्थ सरफेस है। यहां से हवा क्या करेगी? ऊपर की तरफ उठेगी। यहां से हवा क्या करेगी? ऊपर की तरफ उठेगी। और उठेगी तो कैसा? लंबवत उठेगी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के रूप में उठेगी। क्यूमुलोनिम्बस कल बताया था, ठीक है। यह हवा ऊपर उठेगी, और कैसे उठ रही है? तो लंबवत या वर्टिकल, लंबवत और वर्टिकल। अब जब यह हवा इसमें उठी, ध्यान से सुनो, इसमें बहुत सारी क्या है? एरोसोल्स हैं, बहुत सारे एरोसोल या हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है। क्या है? हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। आर्द्रताग्राही नाभिक, एरोसोल किसका काम करते हैं? आर्द्रताग्राही नाभिक का काम करते हैं, पढ़ाया है ना? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में यह लाइन बताया था, ठीक। यह आर्द्रताग्राही नाभिक का इसमें उपस्थित है। अब ध्यान से सुनो, जब हवा ऊपर उठेगी तो संघनन की क्रिया होगी। मैंने अभी पहले लिखवा दिया है सब, क्या प्रोसेस होना है, सब वही है जो पहले चार्ट बनवाया था ये वाला ना। वास्तविकता ये है कि दोनों थ्योरी में यही कहानी चल रही है। दोनों थ्योरी में कौन सी कहानी चल रही है? यही कहानी चल रही है। बस पढ़ रहे हैं अलग अलग, और केवल एक जल का अंतर है और एक बर्फ का अंतर है। अभी मैं बता दूंगा अंतर क्या है, समझे बात को? लेकिन दोनों थ्योरी में कहानी यही चल रही है कि पहले क्या हुआ, वाष्पीकरण से हवा ऊपर उठी, जलवाष्प ऊपर उठी, ऊपर जाने पे एडियाबेटिक शीतलन होता है, हवा ठंडी होती है, ठंडी होने से संघनन की क्रिया हो जाती है, और संघनन की जब क्रिया होती है तो लेटेंट हीट निकलती है और हवा और ऊपर जाती है। हवा क्या होती है? और ऊपर जाती है, और फिर संघनन होता है, फिर संघनन से वह जल या बर्फ में बदल जाती है, और वह नीचे जब आ जाता है तो वर्षण बोलते हैं। दोनों में यही लाइन यूज होना है। बस जो पहली थ्योरी है उसमें हम बर्फ नहीं बनाएंगे, और बनेगा भी तो वर्षण कैसे होगा? जल के रूप में। मैं बताता हूं कैसे, ठीक है, घबराओ मत। लेकिन दूसरी थ्योरी में जो बरसात होगा वो कैसे होगा? पूरा बर्फ का ही सिद्धांत है, उसमें वाटर की बात
बहुत कम की गई है। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो एरोसोल है, अब यह ऊपर उठा, तो ऊपर जाने पे संघनन की क्रिया होगी कि नहीं। अब संघनन के लिए इस आर्द्रताग्राही नाभिक के ऊपर जलवाष्प जमेगा कि नहीं। इसको मैं बांट दे रहा हूं, जलवाष्प जमेगा। ठीक, अब देखो जब संघनन की क्रिया होगी तो इस हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का जो साइज है वह 6 माइक्रोन माना गया। कितना माना गया, 6 माइक्रोन। लेकिन जब इस पे जल जम के संघनन की क्रिया होने लगी तो अगल बगल यह जो डॉटेड लाइन है एरोसोल है, एरोसोल पे क्या जमेगा, वाटर वेपर, और अपना साइज क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो जब बढ़ाएगा तो लास्ट में इसकी साइज हम कितना बोल देंगे, 600 माइक्रोन। कितना, 600 माइक्रोन। और शुरू में 11 है, सॉरी शुरू में 11 माइक्रोन है, शुरू में 6 माइक्रोन नहीं है, कितना है, 11 माइक्रोन। अब ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, एकदम नया फ्रेश। नीचे से हवा ऊपर उठी जलवाष्प लेके, जब ऊपर गई तो एरोसोल पे जिसकी साइज 11 माइक्रोन है उस पे जलवाष्प जमने लगी। और जब जमी तो संघनन की क्रिया होती है। क्या होती है, संघनन की क्रिया के बाद क्या रिलीज होगा, लेटेंट हीट। अब मान लो कि मैं पकड़ता हूं इस पार्टिकल को, मैंने इसे पकड़ा, यह घटना सबके साथ होगी, यह घटना सबके साथ होगी, ध्यान से समझना। मैंने इसे पकड़ा, अब यह ऊपर गई तो ऊपर जाके किस में बदल जाएगी, बर्फ में। किस में बदल जाएगी, बर्फ में। अब ध्यान से सुनो, यहां पे क्या रिलीज हुआ, लेटेंट हीट, और ऊपर गई, ऊपर जाके बर्फ में बदल गई, क्योंकि ऊपर तापमान क्या है, कम है, ऊपर तापमान कम है। अब यह बर्फ गुरुत्वाकर्षण के कारण फिर नीचे आएगा और फिर इससे टकराएगा, तो इसका साइज और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले 11 था, ठीक, मान लो ऊपर जाते जाते 1 2 3 से टकराया तो इसका साइज हो गया 100 माइक्रोन। समझ गया बात को। और फिर वह नीचे आया तो दूसरे से टकराया तो इसका जो साइज हो गया 150 माइक्रोन हो गया। मतलब इसका साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक, अब जब नीचे आएगा तो पिघलेगा भी, नीचे तापमान क्या है, कम भी है। फिर आया, फिर किसी से टकराया, लेकिन नीचे से हवाएं ऊपर उठ रही हैं लगातार, नीचे से हवाएं क्या है, लगातार ऊपर की तरफ उठ रही हैं, तो इसको ले गया फिर ऊपर, और यह फिर नीचे आया, तो यह घटना क्या है, बार बार हो रही है। और जैसे जैसे ये घटना हो रही है अपना साइज क्या बढ़ाते जा रहा है। जैसे ही यह 600 माइक्रोन को क्रॉस कर लेगा यह सीधा नीचे आएगा। जैसे ही यह किसको क्रॉस करेगा, 600 माइक्रोन को, तो सीधा कहां आएगा, नीचे। और जब नीचे आएगा तो ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर क्या मिलेगा उसे, थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो यह बर्फ किसमें बदल जाएगा, पानी में, और बरसात हमें दिखने लगेगी। इसमें कुछ मैंने बताया ही नहीं, जो पीछे की कहानी है वही है ना, ध्यान से सुनो। इसमें मैंने कुछ बताया, जो पीछे कहानी बताया था यही कहानी तो चल रही है। कौन कौन नहीं पकड़ पाया बात को, सबको समझ में आया। मैंने सारा कहानी यही बताया, बस इसमें एक चीज क्या ऐड किया कि तेज धाराएं जो ऊपर की तरफ उठ रही हैं लंबवत, वह बार बार उसको ऊपर ले जा रही है, बर्फ को। ऊपर जाने पे किसका निर्माण हो रहा है, जल की बूंदों और बर्फ की बूंदों दोनों का हो रहा है, जल और बर्फ दोनों का हो रहा है। लेकिन जब ज्यादा ऊपर जा रहा है तो किसमें बदल जा रहा है, तो यह पूरा जमा हुआ क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, बर्फ का। इसमें आपको दोनों मिलेंगे, बर्फ और जल दोनों मिलेंगे, और इसमें क्या मिलेंगे, केवल नीचे जल।
मिला जुला के सिंपल सी बात है, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई पे कंडेंसेशन होता है और यह लाखों करोड़ों की मात्रा में, हजारों की मात्रा में होती है। ठीक, एक पे कंडेंसेशन शुरू हुआ, 11 माइक्रोन का था। अब ध्यान से समझो, एक को पकड़ा मैंने, नीचे से हवा आई, इसको उड़ा के कहां ले गया? ऊपर। ऊपर ले जाएगा तो तापमान क्या हो जाएगा? कम। कम होगा तो ये किस में बदल जाएगा? बर्फ में। और फिर नीचे की तरफ आएगा, और जब जब नीचे की तरफ आ रहा है तो दोबारा इसको हवाएं कहां भेज दे रही है? ऊपर। तो ऊपर आने जाने के क्रम में यह एक दूसरे से टकरा रहा है, कोलाइड कर रहा है, कोलेजेंस कर रहा है। एक दूसरे से टकराना मतलब संघटन, संलयन मतलब मिल जाना। मिलके तो कोलिजन और कोलेजन से, कोलाइड और कोलेजन से क्या कर रहा है? अपना साइज बढ़ा रहा है। और जैसे ही इसकी साइज 600 माइक्रोन होगी, यह डायरेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक, और जब नीचे की तरफ गिरता है तो आते आते अधिक तापमान के कारण सारी बर्फ पिघल के किसमें बदल जाती है? जल में। और हमें बरसात मिलता है। यही शॉर्ट में आपके नोट्स में लिखा होगा, आपको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अब कहानी समझ लिए तो पढ़ लोगे। नोट्स में जब पढ़ोगे तो मैंने ऐसे पूरा कहानी की तरह नहीं लिखा है, मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखा है। हाँ, क्षोभ मंडल में ही हो रही है। एक बार बता दिया गया, क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फियर ही टर्बुलेंस के लिए जिम्मेदार है, तो वही है। समताप मंडल की एक दो घटनाएं आएंगी पोलर वर्टेक्स की, तो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, जब जेट पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे संघट और संलयन का मतलब समझ में आया कि नहीं? संघट का मतलब टकराना, संलयन मतलब मिलके एक हो जाना, कोलाइड मतलब टकराना, कोलिजन्स मतलब एक में मिल जाना, फ्यूजन, सॉरी, फ्यूजन। ठीक है, फ्यूज करके क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। समझ गया ना बात को? आगे चले दूसरे थ्योरी पे, दूसरे पे चले। अब देखो दूसरा थ्योरी क्या है, इसको यहां से समझो, पीपीटी से। पहले पहली थ्योरी देखो जो अभी बताया मैंने, अभी जो बताया, देखो छोटी छोटी हवा की बूंदें हैं, इसमें एक को पकड़ा इसने। अब देखो ये क्या है कि कई बूंदें मिलकर अपना साइज क्या कर रही हैं? बढ़ा रही हैं। कई हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या कंडेंसेशन के वाटर ड्रॉपलेट्स क्या एक दूसरे से मिलकर अपना साइज क्या कर रहे हैं? देखो, बढ़ा रहे हैं। मुझे पता है आप लोग को समझ में आ गया है, लेकिन ये फिगर मैंने आपके नोट्स में दिया है, तो एक बार ऐसे मैं सोच रहा हूं बता दूं। देखिए, ये छोटी छोटी बूंदें हैं ना, देखिए। अब देखिए, यह बूंदें मिलकर अपना साइज क्या कर रही है? बढ़ा रही है, देखिए। ठीक, और नीचे से हवा इसको ऊपर भी फेंक रहा है। अब ये बढ़ते बढ़ते ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? बर्फ में। ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ठंडा होगा। ठीक, तो ऊपर जल और बर्फ सब मिलेगा, ये मत सोचना कि केवल बर्फ है। जल और बर्फ दोनों मिल सकता है। ठीक, अब देखो ऊपर से ये बड़ी बूंद नीचे आई, जब नीचे आई तो फिर से इस पे और कुछ चिपका, अगल बगल के दूसरे पार्टिकल्स। फिर जब और नीचे आई तो और पार्टिकल चिपके, तो इसका साइज और बड़ा हो गया। लास्ट में क्या होने लगा? प्रेसिपिटेशन या बरसात। समझ गए? क्लियर है ना? अब विजुलाइज हो गया पूरा अच्छे से। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि अब बार बार इसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, क्योंकि नीचे से जो हवा उठ रही है लगातार, यहाँ पे क्या रिएक्ट करेगी? विक्षोभ। यह बार बार ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। क्लियर है? चले आगे, चलिए। बरसात, हाँ। अब यह क्रिया चलती रहती है साथ साथ। अब ऐसा थोड़ी है कि संघनन हो जाएगा तभी बरसात होगी। संघनन और प्रेसिपिटेशन की क्रिया एक ही समय पे हो सकती है। अब मान लो, फिर से आओ यहां पे, देखो
यह मैंने एक पार्टिकल को पकड़ा और उस पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है ये बताया है। मतलब आप लोग समझ लो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हो, आपके ऊपर कंडेंसेशन होना है, तो मैंने इनको पकड़ा और बता दिया कि इनके साथ ये घटना होगी, समझे? लेकिन इनके साथ भी हो सकती है, इनके साथ भी, इनके साथ भी, इनके सबके साथ होगी ना। अब पता चला कि ये पहले ऊपर पहुंच गई, तो ऊपर संघट्ट संलयन हुआ, ठीक है, और बरसात इनका पहले हो गया, लेकिन उसी क्रम में इनका संघनन चल रहा है ऊपर, और फिर संघनन जब ऊपर हुआ और ये नीचे आने शुरू हुई, तब से हो सकता है कि उनका संघनन भी उसी समय कंप्लीट हो गया। तो सारी क्रियाएं तो एक साथ हो रही है ना। कोई, यह हमने एक पार्टिकल के लिए बात की है, एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के लिए बात की है, लेकिन ऊपर तो लाखों करोड़ों हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होंगे, सबके संघनन का टाइम अलग होगा, सबकी साइज अलग होगी। कोई 600 माइक्रोन को पहले पकड़ ग्रहण कर लेगा, कोई बाद में ग्रहण करेगा, ठीक है, तो चलती रहती है। समझ गए बात को? सदाबहार वन का नाम सुना है? सदाबहार वन में क्या पेड़ पत्तियां गिराती ही नहीं है? सदाबहार वन में अगर मैं बोलूं कि पत्तियां नहीं गिरती हैं, मतलब कोई भी पेड़ हो पत्ती अपनी नहीं गिराती है, सही है कि गलत है? गलत है। आप सभी पेड़ हो, आप कभी गिराओगे? 2 महीने पहले, वो 2 महीने बाद गिराएंगे अपना पेड़, तो मिला जुला के हरा भरा ही दिखेगा। हर पेड़ अपना पत्ती गिराती है, समझे बात को? मतलब ये है कि किसी का एक साथ सारी पत्तियां नहीं गिरती हैं, एक साथ पूरे जंगल की पत्तियां नहीं गिरती हैं, किसी का पहले गिर गया, किसी का बाद में, लेकिन मिला जुला के हमें हरा भरा ही दिखेगा। समझ गए बात को? तो इसी में किसी का संघनन पहले हो रहा है, किसी का वर्षण पहले हो गया, किसी का बाद में हुआ, लाखों करोड़ों है ना, ठीक है, समझ गए? मैं कहा था? संघट्ट संलयन हो गया, अगला है आइस पार्टिकल वाला। चलो, सिंपल है, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, हवा जब गर्म होकर ऊपर उठेगी, अब ड्राफ्ट होगी, मतलब जलवाष्प, वह संघनित होगी और छोटे छोटे जल की बूंदों में परिवर्तित होगी। क्लियर है? क्लियर है ना? ऊपर जाके हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिलेंगे, उसका संघनन क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। किसी को टफ नहीं ना लग रहा है, मैं लिख नहीं रहा हूं कुछ, तो समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? अब संघनन होने लगा, अब उसी में कोई एक आइस पार्टिकल बन गया। क्या बन गया? कोई बर्फ बन गया। संघनन की प्रक्रिया के दौरान किसी एक बर्फ का निर्माण हो गया। अब होगा क्या? इससे जो छोटे छोटे बर्फ की बूंदें होंगी वह आके इससे मिलकर चिपकेंगी, जो भी जल की बूंदें होंगी किसमें बदलेंगी? बर्फ में। ध्यान से सुनो, जो जल की बूंदें हैं यह किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? पहले तो जलवाष्प किसमें होगा कन्वर्ट? जल में, और जल बर्फ में बदल सकता है, या ऐसा भी हो सकता है जहां टेम्परेचर बहुत ठंडा हो कि जलवाष्प सीधे किसमें बदल जाए? बर्फ में। पहले इस चीज को समझो, ऊपर गया हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिला, तो वाटर वेपर डायरेक्ट वाटर में कंडेंस हो सकता है, या वाटर वेपर डायरेक्ट आइस क्रिस्टल के रूप में या बर्फ के कण के रूप में कंडेंस हो सकता है, ठीक? ऐसे हजारों पार्टिकल यहां पे देखो सब मिल रहे हैं आपको, ऐसे हजारों लाखों पार्टिकल आपको मिल सकते हैं। हजारों लाखों लिखना नहीं है, समझना है अपने दिमाग में। समझ गया ना बात को? अब देखो, अब दो जल की बूंदें मिलकर एक बड़ा जल का बूंद बनाएंगे। अगर यह बर्फ में बदल गया तो इस बर्फ के साथ मिलकर इस बर्फ का साइज बढ़ाती जाएंगी, इस बर्फ का साइज क्या करती जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि यह बर्फ नीचे गिरने लगेगा। अब ध्यान से सुनो, इसमें भी यह बर्फ जब नीचे आ रहा है, यह बर्फ जब नीचे आ रहा है, तो हो सकता है कि पोलर रीजन में डायरेक्ट बर्फ के रूप में ही बरसात हो, डायरेक्ट किसमें बरसात हो? बर्फ के रूप में। समझे बात को? या मध्य अक्षांशों की अगर बात करोगे तो हो सकता है कि नॉर्मल बरसात जैसे अभी कभी कभी होता है कि पानी भी बरस रहा है, साथ साथ बर्फ भी आ रहा है,
तो वैसी घटना हो। प्रेसिपिटेशन में अंतर है। ट्रॉपिकल रीजन में बर्फ की बरसात होना मुश्किल है, अपवाद स्वरूप हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं होता है क्योंकि टेम्परेचर हाई है। मिड लेटीट्यूड में बर्फ और जल दोनों का होगा, और पोलर में क्या होगा, केवल उसका बर्फ का। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला ना कि अगर मैंने जो पहले बताया था और इसने जो बताया, ज्यादा अंतर है नहीं ना। बस वहां पे वो बोल रहे हैं कि ऊपर जाने के बाद बर्फ बना, फिर मिल के अलग हुआ, लेकिन इस थ्योरी में यह बताई जा रही है कि नहीं, बर्फ का ही रोल क्या है, ज्यादा है। दोनों में बस यही अंतर है। यहां पे आइस क्रिस्टल बनेगा ही बनेगा, उसमें आइस क्रिस्टल बनेगा यह जरूरी हो सकता है कि उसमें वाटर का ही अगर जो ड्रॉपलेट है 600 माइक्रोन डायरेक्ट हो जाए तो बरसात हो जाएगी। समझे बात को। जो पहली थ्योरी थी उसमें अगर 600 माइक्रोन हो जाता, भले ही वो बर्फ नहीं बदला है, तो बरसात हो जाएगी। लेकिन यहां पे हमेशा किसकी बात की जा रही है, बर्फ की। तो ये देखो, पहले क्या होता है इसमें, फिर से शॉर्ट में बता रहा हूं, अब पूरी कहानी खत्म हो गई है। पहले वाटर साइज बढ़ेगा, ऊपर जाने पे वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में। तो ये जो त्रिभुज टाइप के सारे दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये सब बर्फ हैं। ये जो त्रिभुज टाइप के देख रहे हो छोटे छोटे, वो क्या है, जमे हुए बर्फ हैं। वो बर्फ भी मिल के अपना साइज क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और ये जो बड़ा बर्फ है उसके साइज को भी क्या कर रहे हैं, और फिर ये नीचे सबके सब गिरेंगे और बरसात करेंगे। और बरसात करेंगे तो दोनों रूप में हो सकती है, डायरेक्ट बर्फ के रूप में और वाटर और बर्फ के साथ। समझ गया बात को। तो दोनों थ्योरी में ज्यादा अंतर नहीं है, प्रोसेस सेम है, बस इसमें बर्फ की महत्ता ज्यादा है। ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है बर्फ का, और वहां पे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की बात की जा रही है, वहां पे कन्वेक्शन की बात की जा रही है। वहां पे, यहां पे कन्वेक्शन की बात मैंने नहीं की, यहां पे किया कन्वेक्शन की बात। वहां वायु धाराएं उसे दोबारा ऊपर भेज रही थी, इसमें भेज रही है, नहीं भेज रही है। ठीक। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो देखो, अब तो वो जमाना गया कि सीधा बताएगा बरसात की प्रक्रिया को बताइए। अगर पूछ भी देता है ऐसे दोनों को अलग अलग बता देना। समझ गया बात को। चले आगे। अगला है फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन या वर्षण के रूप। वर्षण के रूप, ध्यान से समझो। अभी इसके पहले कल हमने पढ़ा था संघनन के रूप, कल पढ़ा था ना, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन पढ़ा था। तो पहला लाइन यही याद रखो कि एग्जाम में आपसे पूछता है कि संघनन के कौन से रूप हैं, तो वहां संघनन के सारे ऑप्शन देगा, दो तीन, और दो ऑप्शन इसमें से डाल देगा। क्लियर हो। तो तुम्हें ये दो जो डाला है अलग से उसको छाटना आना चाहिए। तो मतलब संघनन इज नॉट इक्वल टू प्रेसिपिटेशन। संघनन या कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन नहीं है। समझ रहे हो ना, दोनों क्या है, अलग अलग है। वहां पे किसी भी पार्टिकल के गिरने की बात मैं नहीं कर रहा था, मैं जमने की बात कर रहा था। कल ही बताया था, आज फिर बता रहा हूं। जब मैं संघनन के रूप पढ़ा रहा था तो आप लोग को यह बताया था कि फॉग गिरती नहीं है, कोहरा गिरता, वह जहां है वहीं पे बनता है। ओस गिरता नहीं है, घास की पत्ती पे ओस जमता है। कल बताया था ना। तो संघनन का मतलब यह है, जमना, अपनी जगह पे जलवाष्प का जल के रूप में परिवर्तित होना, क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और प्रेसिपिटेशन क्या कहलाता है, संघनन के बाद जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई पे जो संघनन हो रही है, ग्रेविटी के कारण क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई को या वाटर ड्रॉपलेट्स को नीचे की तरफ गिराती है। दोनों में अंतर समझ में आया ना, क्लियर है। अगर मैं बोलूं बरसात संघनन का रूप है तो सही है कि गलत है,
गलत है। बरसात में संघनन, संघनन से बरसात हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो संघनन का रूप, वो प्रेसिपिटेशन का रूप है, वर्षण का रूप है। ये लिखा ना रेनफॉल इन। चलो अब समझो, पहला है रेनफॉल को बोलते हैं वर्षा। रेनफॉल को क्या बोलते हैं? तो सीधा है, बरसात कब बोलते हैं? जब पानी बरसे। अभी बरसात हो रही थी, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, जल की बूंदों के रूप में, ठीक है। वर्षा मतलब जल के रूप में वर्षा क्या कहलाती है? रेनफॉल कहलाती है। अगला हम लोग कहते हैं कि फुहार, ड्रिजल। फुहार कहते हैं ना। फुहार का नाम सुना है कि फुहार पड़ रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिजल, ठीक। तो जब जल की बूंदों का साइज या जो डायमीटर या व्यास होता है कितना हो जाए? 0.5 mm से कम रहे। जब जल की बूंदों का व्यास कितना हो? 0.5 mm से कम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फुहार। ध्यान से सुनो, फुहार में भी पानी नीचे आ रहा है। फुहार होता है तो पानी आता है कि नहीं नीचे? और बरसात होती है तब भी पानी नीचे आता है, लेकिन बरसात की बूंदें मोटी होती हैं और फुहार की बूंदें क्या होती हैं? पतली होती हैं। देखा है? तो मैं वही कह रहा हूं कि फुहार में जो पतली होती हैं जल की बूंदें, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए जल की बूंदों का? 0.5 mm से कम। इसका मतलब है 0.5 mm से ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? रेनफॉल या वर्षा। क्लियर है? अगला स्नोफॉल या बर्फ बारी। अगर ऊपर से जल की बूंदे के रूप में वर्षा ना होकर बर्फ की तरफ वर्षा होने लगे। देखा है? मूवी में तो देखा ही होगा, ठीक है। मूवी में देखा है ना कि बर्फ ही क्या लगता है, ऐसा लग रहा है कि गिर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्नोफॉल। क्लियर? तो यह कब होगा? जब टेम्परेचर कितना हो? 0 डिग्री सेल्सियस के पास हो। बर्फ कब जमेगा? अब देखो ध्यान से समझो, मैकेनिज्म को ही समझो। बरसात में ऊपर संघनन हुई, अगर ऊपर बर्फ भी जम गया, ध्यान से समझो, ऊपर बर्फ जम गया और ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है, नीचे आते आते टेम्परेचर क्या हो गया? अगर हाई बढ़ गया टेम्परेचर, तो यह बर्फ पिघल के बरसात के पानी के रूप में गिरेगा। समझे कि नहीं बात को? अगर नीचे का भी टेम्परेचर कम है, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो वह बर्फ के रूप में ही गिरेगा, तो हम कहेंगे क्या हो रहा है? स्नोफॉल हो रहा है। इसका इमेज मैं थोड़ी देर में दिखा रहा हूं अभी, ठीक है। मैं सबका इमेज अभी आपको दिखा रहा हूं थोड़ी देर में। स्लीट कब कहेंगे? जब ऊपर से आने वाला बर्फ तो पिघल जाए और दोबारा जम जाए। ऊपर आया, अब किसी तरह पिघला और आते आते दोबारा जम गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्लीट। लेकिन जब दोबारा जमेगा तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा जम जाए, तो उसमें हमें वाटर भी मिलेगा और आइस भी मिलेगा, हवा में। हवा में अब टेम्परेचर और देखिए, आप यह केवल टेम्परेचर देख रहे हो यहाँ पे। आप जब बात कर रहे हो, मैं आपकी दुविधा समझ गया। आपका दुविधा यह है कि सर ऊपर से जब आया और पिघल गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक। आप ये सोच रहे हो, ठीक। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर है वह जलवाष्प के या जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। एयर के रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। आप समझ रहे हो कि नहीं बात को? अगर आते आते वह सेचुरेटेड है तो जल्दी हो सकता है कि कम तापमान पे ही बर्फ के रूप में बदलने लगे। वैसे बदलेगा देखो जीरो पे ही, ठीक। लेकिन वह उसका तापमान जो वाटर ड्रॉपलेट आ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। अब जैसे कि मैं ऊपर से आ रहा हूं, मेरा टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और आपका है 5। दोनों पिघले हुए आ रहे हैं ऊपर से, मतलब बर्फ से हम किस में बदल गए? पानी में। ध्यान से समझो,
मैं और वो दोनों लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं। मेरा 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, 5 डिग्री उनका। नीचे आने पे अगर थोड़ा सा हिंट मिले आपको कि आप जीरो की तरफ जा सकते हो, अगर कुछ ऐसी कंडीशन बन गई, या रेडिएशन कम हो रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम हो रहा है, या वहां का टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, तो आप बर्फ में बदल जाओगे और मैं पानी के रूप में ही नीचे आऊंगा। उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्लिट बोल रहे हैं। क्या चीज? हाँ, टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है, बिल्कुल। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण ये घटना संभव है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो टेम्परेचर इन्वर्जन का प्रभाव है, वो हम पूरा जब पढ़ लेंगे, फ्रॉस्ट क्या होता है, ये सब क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे। याद है? याद है ना? मैंने पूरा पढ़ाया था? नहीं। हम बोले थे कि लास्ट में 3-4 दिन केवल मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब पूरी क्लाइमेटोलॉजी आपकी रिवीजन हो जाएगी। कारण यही है। ठीक है, नीचे आने पे भी टेम्परेचर हमें ज्यादा मिल सकता है, टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण मिल सकता है, या वहां की कुछ लोकल कंडीशंस हो। ठीक है, चले। तो स्लीट का मतलब वाटर और आइस दोनों, मतलब बरसात भी हो रही है और आइस भी पड़ रही है। ठीक है। हेल का मतलब होता है ओला। ध्यान से समझो, स्नोफॉल की जब बात करते हैं तो इसमें बर्फ फुहार के रूप में आता है। समझे बात को? स्नोफॉल में बर्फ कैसा आता है? फुहार के रूप में। लेकिन जब हेल की बात करते हैं तो पत्थर के रूप में आता है, पैलेट्स के रूप में आता है, पत्थर के रूप में। मतलब बहुत हार्ड बर्फ जम के नीचे गिरता है हेल में। समझ गए? तो क्या होता है? यह हार्ड डिपॉजिट ऑफ आइस होता है। हिंदी वालों को दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना हिंदी वालों को? ठीक। इतना इंग्लिश तो समझ ही सकते हो कि हॉट डिपॉजिट ऑफ आइस, कि बहुत कड़े पत्थर के रूप में जब बरसात हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओला या हेल। हेल को ही क्या बोलते हैं हम? ओला बोलते हैं। ठीक। अब ध्यान से सुनो, यह किसमें पॉसिबल है ओला बनना? तो जहां क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बने। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का कल अगर आपने फिगर देखा हो तो मैंने 12-13 किलोमीटर तक बनाया था ऊंचा। तो क्यूमुलोनिम्बस में ऊपर की तरफ क्या बनेंगे? बर्फ। तो बहुत बड़े बड़े अगर बर्फ के पार्टिकल बन जाएंगे तो नीचे आते आते वो कम पिघलेंगे, तो हमें हार्ड डिपॉजिट के रूप में नीचे मिलेंगे। क्लियर? अब देखो इन सबको इमेज के द्वारा एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है पीछे तक? ध्यान से देखो, यह बीच में वार्म एयर है, यह ऊपर वाला क्षेत्र है पूरा, ट्रोपोस्फियर समझ लो। ट्रोपोस्फियर नहीं, मतलब अपर एयर है। ठीक है। यह जमीन है, यह क्या है नीचे? जमीन। यह बीच का क्षेत्र पूरा। अब इस बीच के क्षेत्र में भी कहीं टेम्परेचर क्या है? इसको कौन सा कलर दिखेगा ज्यादा अच्छा? ब्लैक। देखो, अभी इस बीच में भी इतने तक क्या है? गर्म एयर का प्रभाव ज्यादा है बीच में। देख रहे हो ना, ये क्या है बीच में? गर्म एयर। अब ध्यान से देखो, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं कि रेनफॉल क्या है, फ्रीजिंग रेन, स्लीट क्या है, स्नो क्या है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। पहले इसको समझो। ऊपर सब बर्फ दिख रहा है पूरा, ये बर्फ आया, नीचे टेम्परेचर क्या हुआ? कम। अरे सॉरी, ज्यादा हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। तो ध्यान से देखो, ये पूरा बूंदों के रूप में बरसात हो रही है, जल की बूंदों के रूप में। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? वर्षा या बरसात। समझे बात को? अब दूसरा देखो, यह ऊपर पूरा बर्फ है जहां मैं हाथ लगाया हूं। ठीक। अब यहां तक टेम्परेचर क्या था? हाई था। यह टेम्परेचर क्या है? हाई। तो यहां पिघल गया। अब नीचे आया तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है? कम। अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जब कम है, कोल्ड एयर है नीचे, तो यह किस में बदल जाएगा? फ्रीजिंग रेन। मतलब बर्फ के रूप में हल्का हमें दिखने लगेगा। समझ गए बात को? अब ध्यान से देखो, इधर टेम्परेचर क्या है? कम है तो बर्फ है, इधर टेम्परेचर कम है
अब फिर ज्यादा टेम्परेचर में आया तो पिघल गया, जल की बूंद के रूप में। देखो यही जल की बूंद के रूप में यहाँ दिख रहा है। अब फिर देखो, फिर टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, तो यह बर्फ के रूप में जम गया यहाँ। तो इसी को हम स्लिट बोल रहे हैं, जिसमें हमें वाटर भी दिख रहा है और बर्फ भी दिख रहा है। समझे बात को? और यहाँ देखो टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो पूरा का पूरा क्या है, स्नो। यह चाहता तो मैं पहले दिखा देता, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि पहले चीजों को खुद ही क्या है दिमाग में विजुअलाइज करो। नहीं तो अभी ये फिर रटना हो जाता तुम्हारे लिए। फिगर अगर मैं पहले दिखाता तो तुम्हारे लिए क्या होता, रटना हो जाता है, फिर तुम समझते नहीं, तुम्हारा दिमाग अपने आप बंद हो जाता, तब तुम डायरेक्ट यहां देखना शुरू करते। समझ गया? चले आगे। अब अगला है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन या रैन। अच्छा, जब मैं केवल वर्षण बोल रहा हूं, इसका मतलब केवल रेनफॉल है। प्रेसिपिटेशन जब बोल रहा हूं, तो इसका मतलब केवल रेनफॉल है। वर्षण का मतलब वर्षण के सारे रूप, कुछ भी हो सकता है। जब मैं प्रेसिपिटेशन वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब यह एक सेट है किसका, रेनफॉल, ड्रिजल, स्नोफॉल, स्लीट, हेल, सबका। इसमें से कुछ भी हो सकता है। हिंदी में जब मैं वर्षण बोलूं, इसका मतलब बरसात, फुहार, बर्फबारी, स्लीट और ओला, सब सोच सकते हैं हम। समझे ना बात को? और इसी तरह मैंने कल बताया था कि जब मैं संघनन बोलूं, तो ओस, कुहरा, कुहासा, स्नेज, स्मोक, ऐसे हम सोच सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना बात को? चलो, अब अगला है कि कितने प्रकार से होती है। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन तीन प्रकार के। पहला है संवहनी वर्षा, बातों बातों में मैंने पूरा पढ़ाई दिया है, समझे बात को। दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा। ठीक, क्या हुआ? अच्छा, एक मच्छर भी इस बोर्ड को प्रभावित कर सकता है। ये जो लाल पॉइंट दिख रहा है, मच्छर ने बना के गया है। ठीक है, पर्वतीय वर्षा। और तीसरा है साइक्लोनिक रेनफॉल या चक्रवाती वर्षा। क्लियर है? मतलब कितने प्रकार से वर्षा होती है, तो इन तीन प्रकारों से होती है। अब सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला है कन्वेक्शनल रेनफॉल। देखो, मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। जहां लगे कि मैं फास्ट हो गया हूं, रोक देना मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यहां हूं। ठीक है, मैंने सारा चीज पहले बता दिया है, लेकिन आप लोग को थोड़ा नोट्स देखना आना चाहिए, इसलिए मैंने लाइन से लिखा है कि होता क्या है। पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि कन्वेक्शनल रेनफॉल होता क्या है। सामान्य वर्षा, जो विषुवतीय क्षेत्र होता है या इक्वेटोरियल रीजन, 0 डिग्री का, समझ रहे हो ना, 0 डिग्री का एरिया, या फिर मध्य अक्षांशों का एरिया, या फिर मध्य अक्षांशों का एरिया, मिड लेटीट्यूड, वहां पे सामान्य वर्षा होती है। ठीक, अब ध्यान से सुनो। इसमें होता क्या है कि सूर्यातप के द्वारा हीटिंग होती है। सूर्यातप के द्वारा क्या होता है, हीटिंग होता है। और जलवाष्प कहां उठेगा, ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ कैसे उठेगा, लंबवत, सॉरी। अब जलवाष्प कैसे उठेगा, ऊपर लंबवत उठेगा। अब जब लंबवत उठेगा, तो वह कन्वेक्शनल करंट के रूप में उठेगा। समझे? उसको हम क्या नाम देंगे, कन्वेक्शनल करंट। इसमें आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, जियोमॉर्फोलॉजी में भी कई बार बताया और क्लाइमेटोलॉजी में भी। आगे बढ़ूं मैं, तो इसमें कन्वेक्शनल करंट के रूप में क्या होता है, हवा वर्टिकली ऊपर की तरफ राइज करती है। तो देखो यहां पे क्या हुई, हीटिंग हुई। और हवा वर्टिकली क्या की ऊपर,
उठी, तुम लाल वाला चाहो तो बना सकते हो पूरा निशान जो मैं बनाया हूं। ठीक, अब जब ऊपर जाएगी तो एडियाबैटिक क्या होगा, कूलिंग। क्लियर, ऊपर जाने पे हवा क्या होगी, ठंडी होगी, और जब ठंडी होगी तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब कोई हवा ठंडी होगी ऊपर जाने पे तो उसका आरएच क्या होगा, इंक्रीज करेगा या बढ़ेगा। कल मैंने बताया था कि टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। कल यह मैंने पढ़ाया था आपको, जो नहीं आया था दिमाग न लगाए, अभी बता दिया है। समझे बात को। तो अगर टेम्परेचर कम हो रहा है ऊपर जाने पे, क्यों कम हो रहा है, एडियाबैटिक कूलिंग के कारण, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे ही 100% होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के जैसे ही 100% होगी, उसके बाद कंडेंसेशन की घटना शुरू हो जाएगी। कल ही बताया था ये बात मैंने। ठीक, और जब कंडेंसेशन की घटना शुरू हो जाएगी तो बादल बनेंगे और रेनफॉल होगा। समझे बात को, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं एक बार शॉर्ट में फिर से बता रहा हूं ताकि तुम फिगर बना लो। ठीक है, देखिए यहां पे पहले कौन सी क्रिया होगी, हीटिंग की। अब हीटिंग क्यों होगी, इंसोलेशन के कारण, हाई हाई इंसोलेशन के कारण क्या होगी, हीटिंग होगी। तो हवाएं कहां उठेंगी, ऊपर की तरफ वर्टिकली उठेंगे। ध्यान से सुनो, और जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो उसमें देखो सारे पॉइंट्स मैंने लाइन से लिख दिए हैं, उसमें सारे पॉइंट्स मैंने लाइन से ही लिखे हैं ना, तुमने देखा है कि हवा पहले ऊपर उठती है, तो ऊपर जाने के बाद अब क्या होगा, एडियाबैटिक कूलिंग होगी। कूलिंग के बाद क्या होगा, संघनन होगा, और संघनन के पहले क्या होगा, आरएच कितना हो जाएगा, 100%। तो संघनन की क्रिया होगी, बता दिया है ना सब। और जब संघनन की क्रिया होगी तो बादल बनेंगे और वर्षा होगा। अब ध्यान से सुनो, अगर कल मैं बादल पढ़ा रहा था तो मैंने यह बताया था कि 0 डिग्री पे कौन से बादल बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो यह जो बादल ऊपर बन रहा है ये कौन सी बादल है, क्यूमुलोनिम्बस या कपासी वर्षक। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, इसको बोलते हैं लंबवत बादल बनते हैं। क्या बनते हैं, लंबवत बादल। ठीक, अब देखो यहां से हवा तो ऊपर उठी, लेकिन दूसरी साइड में कुछ दूरी पे यह हवा नीचे बैठेगी भी, यह हवा नीचे बैठेगी भी। मतलब इधर से गर्म हवा ऊपर उठ रही है, इधर कौन सी हवा ऊपर उठी, गर्म हवा, हॉट विंड ऊपर उठी है। लेकिन यहाँ नीचे जब हवा बैठेगी तो ऊपर से कूल एयर नीचे बैठेगी। ऊपर से कौन सी नीचे नीचे आएगी हवा, कूल एयर। ठंडी हवा क्या होगी, हमेशा नीचे बैठेगी। तो यह कूल एयर क्या करेगा, नीचे आएगा। वो बात अलग है कि नीचे आने के बाद भी इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन ऊपर से कूल हवा क्या करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। तो यह पूरा प्रोसेस चलता है। समझ गया बात को, क्लियर है। आगे चले तो एक बार देखना। अब दूसरा, यह बरसात कहां होती है, सामान्य वर्षा 0 डिग्री और मध्य अक्षांशों में। 0 डिग्री पे 2 से 4 बजे के बीच में इक्वेटोरियल रीजन में इसी विधि से वर्षा होती है, 2 से 4 बजे के बीच में। बाकी छोटे छोटे फैक्ट आपके नोट्स में लिखे गए हैं, आप वहां देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। ठीक है, बाकी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड अगर बन रहा है तो गरज कैसे होती है, बिजली कैसे चमकती है, मैंने कल सब बता दिया है। ठीक है, ठीक, अब इसको देख लीजिएगा।
अब एक दो मिनट दीजिए, मैं बता ही देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वेट एडियाबेटिक लेप्स रेट नॉर्मल लेप्स रेट से क्या हो गया, ज्यादा। सामान्य वर्षा में जो वेट एडियाबेटिक लेप्स रेट होती है नॉर्मल लेप्स रेट से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए वहां पे जब यह प्रक्रिया चलती है तो विक्षोभ की क्रियाएं उत्पन्न होती रहती है। यस का मतलब सेचुरेटेड या वेट। ठीक है, समझ गए। दूसरा ध्यान से सुनो, यह जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है भारत में भी कहीं कहीं होता है, भारत में भी कहीं कहीं चक्रवातों के द्वारा होता है। आगे मैं साइक्लोन पढ़ाऊंगा तो आपको यह बताऊंगा कि इस उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के द्वारा भी कन्वेक्शनल रेनफॉल हो सकता है। ठीक, तो भारत में कहीं कहीं होता है, तो जैसे कि आंधी, काल बैसाखी, बारदोली छीरा, मैंगो सावर उसके एग्जाम्पल है। ये क्या है, कन्वेक्शनल रेनफॉल के एग्जाम्पल है। मतलब काल बैसाखी देखो, उत्तर भारत में जब कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है उत्तर भारत में तो उसको आधी बोलते हैं। ठीक, काल बैसाखी आई थिंक बंगाल और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बारदोली छीड़ा असम, ये सब आपको नोट्स मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी में, मैं बताऊंगा सब। समझे बात को। लेकिन यहाँ पे मैंने हिंट के लिए लिख दिया कि यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, आगे भी आने वाला है। ठीक, तो बारदोली छुड़ा और मैंगो सावर ये सब क्या है, कन्वेक्शनल रेनफॉल के नाम है भारत में। आम्र वर्षा कहां बोलते हैं, केरला। ठीक है, तो मैंगो सावर कहां होता है, केरला में, लिख ही लो सब। और बारदोली छेड़ा असम, बारदोली छेड़ा कहां होता है, असम। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, आंधी उत्तर भारत। ठीक, थंडर स्टॉर्म इसी का एक पार्ट है। थंडर स्टॉर्म में आधी कहां बोलते हैं, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया। ठीक है, बाकी इसको मैं और अच्छे से क्या पढ़ाना है, यही चीज है कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो वहां मैं कन्वेक्शनल रेनफॉल समझाने नहीं जाऊंगा आपसे। ठीक है, बस जब वो मानसून पढ़ाने जाऊंगा जहां कन्वेक्शनल रेनफॉल का नाम आएगा वहां पे इसको मैं एक लिस्ट दे दूंगा आपको, बस हो जाएगा काम। और यहाँ पे भी दे दिया है। आगे चले। ठीक, अगला है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा। यह एक पर्वत है, इधर से हवा चल रही है, इधर से क्या है, हवा चल रही है। तो इस साइड को बोलेंगे पर्वत के विंड वर्ड साइड, क्या बोलेंगे, विंड वर्ड साइड। और इस साइड को हम क्या बोलेंगे, ली वर्ड। इसको बोलेंगे पवन विमुख, हिंदी में बोलेंगे पवन विमुख क्षेत्र। ठीक है, या ली वर्ड। और इसको बोलेंगे पवन अभिमुख, पवन अभिमुखी साइड। समझे बात को। अब ध्यान से समझो, यहां से जब हवा चली तो यह ऊपर उठेगी, फिर सारी प्रक्रिया वही होगी जो होती है। क्या होगी, हवा यहां से ऊपर उठी तो ध्यान से देखना पर्वतों के सहारे ऊपर की तरफ जाती है। अब जब ऊपर की तरफ जाएगी तो एडियाबेटिक क्या होगा, कूलिंग। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एडियाबेटिक कूलिंग होगा। एडियाबेटिक कूलिंग के बाद क्या होगा, आर एच 100% तक पहुंचेगा, फिर क्या होगा, संघनन होगा। ये सब सारी क्रियाएं होंगी ना। और ऊपर जाने के बाद, संघनन के बाद फिर क्या बनेंगे, बादल। और फिर बादल से यहां पे क्या होगा, बरसात। समझे बात को, ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बाइक दिया जाए तुमको और बोला जाए कि इस पे चढ़ाओ ऊपर। ठीक,
तो इसके सहारे ऊपर तो जाओगे और मान लो थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ, ठीक, तो तुम यहां गिरोगे या यहां गिरोगे। मैं बना रहा हूं, आसमानी कलर से बना रहा हूं, ऐसे जाएगा फिर ऐसे गिरेगा ना, मतलब यहां से दूरी पे। इमेजिन कर पाए। ऐसे ही जो हवाएं होती हैं वो तुरंत यहां पे बरसात नहीं कराती हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें अपने दिमाग में रखने की जरूरत है और किसी को बताना भी नहीं है जब तक कोई ना पूछे। समझे बात को, मतलब छिपाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ ये चीज। क्या है कि कहीं किताबों में लिखा हुआ मिलता नहीं है, तो बोलते हैं कि पर्वत के शीर्ष पे बरसात हो जाती है, तो पर्वत के शीर्ष पे बरसात नहीं होती है। थोड़ा सा कहाँ होता है, दूर, क्योंकि हवाएं जब यहां से स्पीड में चलती हैं तो जो बादल वगैरह बनता है थोड़ा दूरी पे बनता है, इस एरिया में बनता है, यहाँ नहीं बनता है, यहाँ बनता है बादल, समझे। और यहाँ पे क्या होता है, बरसात, क्योंकि हवाएं ऐसे टर्न लेती हैं उसके शेप के अनुसार, शेप के अकॉर्डिंग। माउंटेन के पर्वत की जो आकृति है उसके अनुसार वो कहाँ है, टर्न ले लेती है, ठीक है। समझे बात को। तो बस यही है, अब यही याद रखना है कि ये कहाँ होगा, विंड वर्ड साइड में बरसात होती है, ठीक। अब देखो, अब चूंकि हवा है, यहाँ पे तो मैंने 2 या 4 लाइन खींचा है हवा का, ये तो पूरा भर भर के हवा आ रहा है। तो कुछ हवाएं क्या होती हैं, इधर उतरती हैं, कुछ हवाएं क्या होती है, इधर उतरती हैं, और जब नीचे उतरती हैं तो इसको बोलते हैं डाउन ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, अफवाह। हिंदी में क्या बोलेंगे, डाउन ड्राफ्ट ही याद रखो अभी कि नीचे की तरफ क्या है, वायु का अफवाह नीचे की तरफ होता है। वायु का अफवाह कहां होता है, नीचे की तरफ। और जब होती है तो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से क्या होगी हवा, गर्म होगी। अब नीचे आ रही है ना, तो नीचे आने पे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर किमी के हिसाब से हवा गर्म होगी। और यह जो हवा होगी यह कैसा हवा होगी, तो शुष्क या ड्राई होगी। हल्के में मत लेना जो बता रहा हूं अभी, यहां से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। विंड वर्ड साइड में बरसात होगा, कोई बात नहीं, आ गया। दूसरी तरफ हवा नीचे उतरेगी जिसे डाउन ड्राफ्ट बोलते हैं, यह हवा शुष्क होती है। और जैसे जैसे नीचे हवा आती है उसमें 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है हर किलोमीटर पे। क्लियर है, समझ गए ना बात को। यह सब घटनाएं किस साइड में हो रही है, लीवर्ड साइड में, पवन विमुख क्षेत्र में। तो यहां पे बरसात नहीं हो रही है, यहां पे क्या है, बरसात नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि शुष्क हवा नीचे उतर रही है, ड्राई एयर नीचे उतर रही है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेन शैडो जोन। क्या बोलते हैं, यह कौन सा जोन कहलाएगा, रैन शैडो जोन या वृष्टि छाया प्रदेश। नाम सुना है, वृष्टि छाया प्रदेश। समझ गए, मतलब वृष्टि की छाया वाला प्रदेश। इधर तो बरसात हो रही है पर्वत के इस साइड, लेकिन उस साइड नहीं हो रही है। इसका एग्जाम्पल है मुंबई और पुणे। मुंबई में बहुत बरसात होती है लेकिन पुणे में वो केवल फुहार होता है या न के बराबर वैसा होता है। वहां बरसात होती है पुणे में, ठीक, लेकिन जितना मुंबई में हो रहा है उतना नहीं होता है, इतना नहीं होता है कि खेती होती बहुत अच्छा कर पाओ या वैसे। और इसीलिए पुणे का मौसम ज्यादा सुहावना रहता है। समझे बात को। चलो, ये हो गया ना। अब आओ इसके बारे में कुछ वैसे फैक्ट देख लो। सब सेम चीज वैसे ही लिखा गया है, क्या क्या कैसे होता है मैंने बता दिया, ठीक है। एक बार पढ़ना, ना समझ में आए तो पूछना। अब देखो, एग्जाम्पल में बता रहा था, तो विंड वर्ड साइड में क्या है, मुंबई और पुणे का एग्जाम्पल, कि मुंबई में क्या होगा, हाई रेनफॉल। मुंबई में क्या होगा, हाई रेनफॉल, लेकिन उसके ठीक पर्वत के पीछे कौन है, पुणे। मतलब
इस साइड में मुंबई है तो इस साइड में पुणे है, तो इस साइड में बरसात नहीं हो रही है। इसी तरह इस साइड में एक मैंगलोर है, तो मैंगलोर में हाई रेनफॉल होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा, लेकिन बैंगलोर में कम होगा या ना के बराबर होगा। ठीक, ये मत सोचना कि नहीं ही होगा, कम होगा बरसात। ज्योग्राफी में कुछ भी फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ वृष्टि छाया कहलाएगा, क्योंकि उतना बरसात नहीं हो रहा है कि बहुत खेती वगैरह कर पाए या बहुत अच्छा हम लोग उसमें कुछ उगा पाए, लेकिन रहने के लिए बहुत अच्छा जगह होता है। एक तो पर्वतीय एरिया है पूरा, समझ गए ना। लेकिन पुणे के और नीचे आओगे, पुणे की घाटियों में जब तक रहोगे, उतरोगे, अगर तुम यहां पे हो तब तो सब अच्छा दिखेगा। लेकिन इसी पुणे के नीचे वाली जो साइड होगी, यहां पे क्या है, एकदम गर्मी रहेगी, ड्राई एयर मिलेगा। जो फुहार ऊपर हो रहा था, वो फुहार यहाँ पे कम ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। और ये मत सोचना कि सर यहाँ पे कैसे रह सकते हैं, कभी पर्वतों में जाओगे तो सी लेवल से हाइट मापा जाता है, तो उसका भी असर पड़ता है। तो यहाँ पे एक पर्वत है तो दूसरा पर्वत यहाँ पे, तीसरा यहाँ, लेकिन हवा चल रही है ऐसे। समझे बात को, क्लियर हो ना। चले आगे, चलो। अब इसी तरह कुछ रेगिस्तान है जो रेन शेडो जोन में पड़ते हैं। किस में पड़ते हैं, रेन शेडो जोन में। तो उनका नाम याद रख लेना, गोबी, तकला मकान, लेह लद्दाख और पेटागोनिया। तकला मकान, ठीक, गोबी, लेह लद्दाख और पेटागोनिया का डिजर्ट। अब आप लोग का काम, देखो मैपिंग यही है, यहां मैंने फैक्ट और एग्जांपल दिया। अब जाओ खोजो कि गोबी रिजल्ट कहाँ, गोबी डिजर्ट कहाँ है, तकला मकान कहाँ है, लेह लद्दाख कहाँ है, पेटागोनिया कहाँ है। फिर दिमाग में बैठा के रखो, वहीं पे मैप में लिखो कि पेटागोनिया कहाँ पड़ा है हमने, रेन शेडो जोन में। गोबी कहाँ पड़ा है, रेन शेडो जोन में। फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मिल ही जाएगा, गोबी सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। वैसे है सहारा, ठीक है, लेकिन सहारा कौन सा मरुस्थल है, उष्ण या ट्रॉपिकल, ठीक। लेकिन ठंडा मरुस्थल कौन सा है सबसे बड़ा, गोबी, ठीक है। तो ये सब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें लाइन मिलेगा, नहीं तो मैंने कभी लुसेंट की मनाही नहीं की आपको। बर्नवाल भले ही मना किया, लेकिन लुसेंट मना नहीं किया है। सॉरी, ये लाइव जा रही है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि उस किताब की मैं बुराई कर रहा हूँ, ठीक, लेकिन मेरे पढ़ाने के पैटर्न पे वो सेट नहीं है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा स्पष्टीकरण देना बनता है, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। समझ गए ना बात को, क्लियर है। तो आप लोगों के लिए हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार एनसीईआरटी से ऐसे फैक्ट मिल जाएंगे, और बहुत कम समय में ज्यादा पढ़ के जाना हो तो लुसेंट। वैसे आईएएस वाले टीचर कभी लुसेंट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि पूरा जीएस का अगर लुसेंट पढ़ के जा रहे हो तो कुछ क्वेश्चन ज्यादा करके आओगे। समझे ना बात को, क्लियर। और खास तौर से जो आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस का प्री होता है, उसमें एसएससी वाले भी बैठते हैं। उसमें कौन बैठता है, एसएससी वाले भी बैठते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर पाए या ना कर पाए, लेकिन लुसेंट वाले जरूर करके आते हैं। तो कंपटीशन को कंपटीशन की नजर से देखना हो तो वह बुरी किताब नहीं है। और लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कि यहाँ पे मैंने विंड पढ़ाया ना, तो एनसीईआरटी से विंड कंप्लीट करो और लुसेंट से भी कंप्लीट कर लो। लुसेंट में मुश्किल से 2 पेज में विंड होगा, एक पेज में, तो बर्डन नहीं लगेगा और याद भी हो जाएगा। लेकिन तुम सोचोगे एक लाइन से खत्म करना है पूरा लुसेंट, तो जिंदगी में नहीं होगा। समझ गया ना बात को, ठीक है। अब जैसे कि भारत में एग्जाम्पल क्या है, अच्छा, अगर मैं बोलूं, चलो अच्छा बता देता हूं, पूछूं क्या, बता ही देता हूं। यह हिमालय है, ठीक, और नीचे से मान लो इंडिया है। मैं छोटा ही बना रहा हूं, बनाना था मुझे बड़ा, लेकिन मान लो छोटा बना रहा हूं। और ये अपना हिमालय है, ठीक है। और ये इंडिया, पेनिसुलर इंडिया है अपना, प्रायद्वीपीय भारत। तो आगे जब मानसून पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि यहां से मानसूनी हवाएं चलती हैं, और यहां से 2 भागों में बढ़ जाती है, एक इधर जाती है और दूसरी इधर। समझे बात को। और जब दूसरी इधर आती है तो हिमालय से टकरा के पूरी इधर आती है,
इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल की शाखा। क्या बोलते हैं? फिर से सुनो, यहां से ध्यान से सुनो, यहां से क्या है, मानसूनी हवाएं चलना शुरू हुई। जैसे इंडिया के इस पार्ट पे आती हैं कन्याकुमारी के पास, दो भागों में बढ़ जाती हैं। तो इसको बोलते हैं अरब सागर की शाखा। क्या बोलते हैं? क्योंकि इधर अरब सागर है ना, और फिर यहां से एक जाती है, और इधर म्यांमार के पास जो हिमालय वाला रीजन है, अराकान, योमा, ये सब, इससे टकरा के हिमालय के पैरेलल पूरा इधर पंजाब तक आती है। कहां तक आती है? पंजाब तक। इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल की शाखा। ठीक, अब ध्यान से सुनो, यहां पे पश्चिमी घाट है, इधर हिमालय है। तो भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है उसमें रोल मानसून का है, लेकिन पर्वतों का भी रोल है। इधर पश्चिमी घाट से यह मानसूनी हवाएं टकराती हैं, तो इधर मुंबई वगैरह में पूरा बरसात कराती है, पश्चिमी घाट के अरब सागर वाली साइड। समझे? और उसके उधर क्या बनाती हैं? रेन शैडो जोन बनाती हैं। क्लियर, समझ गए? मतलब मुंबई देखो इस साइड में है, और पुणे कहां है? इस साइड में। मुंबई इधर है और पुणे इधर है। समझ गए ना बात को? इसी तरह जो हिमालय वाला क्षेत्र है, यह पूरा मानसूनों को सहायता प्रदान करता है बरसात करने के लिए। मानसूनी हवाएं आके ही क्या करेंगी, जब वो उनको रोकने वाला कोई ना हो, तो पर्वतें क्या करती हैं? अपने सहारे उसको प्रवाहित करती हैं। तो पूरा पूरब से लेकर पश्चिम तक मानसूनी हवाएं किसको सहायता प्रदान कर रही? हिमालय किसको सहायता प्रदान कर रहा है? मानसूनी हवाओं को। उसके बाद ये बरसात कराती है पूरी। समझ गए ना बात को? तो पर्वतीय वर्षा का रोल मानसूनी वर्षा के लिए भी है। तो भारत में मैक्सिमम वर्षा कौन सी होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। मानसूनी तो होती ही है, लेकिन मानसूनी क्लाइमेट की वर्षा होती है। अगर वर्षा के प्रकार में पूछा जाए तो किस प्रकार से ज्यादा वर्षा होती है? तो पर्वतीय और चक्रवाती। ठीक है, चक्रवात वाला मैं और जब मानसून पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। क्लियर है? चलो, अब अगला है साइक्लोनिक रेनफॉल। तो यहां पे मैंने लिखा है वेट फॉर साइक्लोन चैप्टर। समझे बात को? तो इसके लिए आपको साइक्लोन के चैप्टर का वेट करना पड़ेगा। वैसे मैं शॉर्ट में बता सकता हूं, थोड़ा सा सुन लो है क्या बस। ठीक, नहीं जाने दो, लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसको मैं साइक्लोन में जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा देखना ही चाहो मैं बता ही देता हूँ। मन नहीं मानता, ये होता है ना कि ये टॉपिक मतलब आपको ये ना लगे कि खाली रह गया है कुछ यहाँ पे। आप समझ रहे हो बात को? तो आपको मैंने वाताग्र बताया था, याद है? पढ़ाया नहीं है, लेकिन बातों बातों में बताया था कि मैं पूरा ये मान लो, ये पूरा ठंडी हवा का क्षेत्र, वो पूरा गर्म हवा का क्षेत्र। तो ठंडी हवा हमेशा नीचे बैठ के चलेगी, तो इधर से ठंडी हवा गई, उधर से गर्म हवा आई। समझे बात को? तो ठंडी हवा नीचे बैठेगी और उसके ऊपर क्या चढ़ जाएगी? गर्म हवा। बताया था। अब ध्यान से सुनो, मान लो यहां से ऊपर पूरी गर्म हवा चढ़ी, तो ये गर्म हवा ऊपर उठी ना, तो ऊपर जाके एडियाबेटिक कूलिंग होगी कि नहीं? संघनन होगा कि नहीं? ठीक, तो फिर इस साइड में बरसात कराएगी कि नहीं, जहां मैं खड़ा हूं? यह भी वाताग्रीय वर्षा या चक्रवाती वर्षा का एक प्रकार है। समझ गए बात को? अब इसमें अलग अलग टाइप के बादल बनते हैं, ये सब मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक, एक होता है यह, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसी से साइक्लोन का निर्माण होता है। ठीक, और दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ट्रॉपिकल रीजन में जो चक्रवात आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय। उनके द्वारा भी बरसात होता है। ठीक, तो उसको मैं उसी समय बताऊंगा, अभी प्रोसेस लंबा हो जाएगा, बस इतना याद रखना। ठीक, अगला है कि विश्व में कहां कितना बरसात होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, या रेनफॉल का पैटर्न क्या है? वैश्विक वर्षा का प्रतिरूप। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, या वितरण, पैटर्न बोल दो या वितरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में मैक्सिमम रेनफॉल होता है, बस ये याद रखना है।
200-250 सेंटीमीटर के आसपास। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी है। नहीं दिख रहा है, छोड़ दो। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में हमेशा 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक है, फिर 20 से 30 डिग्री के बीच में या पोल के पास यहाँ पे मिनिमम रेनफॉल होता है। कितना होता है? नहीं, हाँ, मिनिमम रेनफॉल। क्यों? क्योंकि 20 से 30 डिग्री के बीच में रेगिस्तान मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रेगिस्तान। और पोल पे ड्राई एयर की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो अभी मैं पूरा क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। समझे बात को? तो अभी थोड़ा वेट करना। लेकिन मैंने कारण बता दिया कि 20 से 30 डिग्री में क्या मिलेगा हमें? रेगिस्तान। पोल पे क्या मिलेगा? ड्राई एयर। तो बरसात की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो वहां पे लोअर रेनफॉल होता है। क्या होता है? लोअर रेनफॉल। ठीक है। मध्य अक्षांशों में मॉडरेट रेनफॉल होता है। मध्य अक्षांशों में कितना होगा? मॉडरेट। और उसका मान कितना होता है? 50 से 55 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन घबराओ मत, यह मैंने दे दिया ऐसे ताकि तुम्हें बस इतना पता रहे कि 0 डिग्री या इक्वेटर के आसपास जो ट्रॉपिकल रीजन है, ध्यान से सुनो, जो ट्रॉपिकल रीजन है इसमें मैक्सिमम वर्षा होगी, मध्य अक्षांशों में थोड़ी मॉडरेट होगी या 50 से 55 सेंटीमीटर। बताया ना? ठीक। जब पोल पे जाएंगे और 20 से 30 डिग्री वाला जो रीजन लेंगे, पोल पे और 20 से 30 डिग्री वाला जो रीजन है उसमें क्या होगी? मिनिमम रेनफॉल होगी, कम। ठीक। इसके बाद में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा लास्ट में क्लाइमेटोलॉजी के, क्लाइमेटिक रीजन। तो इसको मैं केवल 3 भागों में ना बांट के कई भागों में बांटूंगा। तो हर जगह आपको वर्षा की मात्रा बताई जाएगी। फिर मैं बताऊंगा कि वहां से चीजों को निकाल के यहां कैसे डालना है। मतलब पढ़ो एक ही जगह और यूज क्या है कई जगह कर लो। समझे बात को? तो चूंकि क्वेश्चन वहां से ज्यादा बनते हैं तो इसलिए मैंने उसको भी वहीं डाला है। तो वहां से निकालो और यहां फिर नोट डाउन कर लेना। नहीं करोगे तो वहां याद है तब भी आपका काम हो जाएगा। बस इतना पता होना चाहिए कि क्लाइमेटिक रीजन में जो बरसात वाला मैं आपको एक चीजें बताऊंगा, वही चीज अप्लाई कहाँ करनी है? इस हेडिंग में, जब आपसे पैटर्न या डिस्ट्रीब्यूशन पूछ ले। लेकिन पूछेगा नहीं, यह केवल दिमाग में समझने वाली बात है ताकि आंसर राइटिंग आप कर पाओ। ठीक। तो यह प्रेसिपिटेशन वाला चैप्टर तो हुआ समाप्त। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वह वायुदाब और वायुदाब पेटियां, प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट। तो इसके लिए हम मिलते हैं 1:20 पे। क्या? बिल्कुल चलेगी। ठीक है, डोंट वरी। हम 1:20 पे मिलते हैं और फिर एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। एक 20 पे क्लास है।